अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज तारीख 29 दिसंबर 2025 है। 3 मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि सुहेल आफरीदी ने अपना 3 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल किया और आखिर में एक अहम ऐलान किया, जिसमें सबसे अहम टॉप ऑफ द लिस्ट ये था कि उन्होंने एहतजाज के ज़रिए मेज़ पर ला बिठाने का ऐलान किया। ये कैसे मुमकिन होगा? अगला उनका पड़ाव जो है सिंध में होना है और उसमें किस कदर कामयाबी हो सकती है? सिंध में हालात भी क्या पंजाब की तरह होंगे? इससे मुतालिक कुछ बैकग्राउंड स्टोरी के साथ मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आज़ाद मुंश जजेस जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो अचानक से तेज़ हुई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहला शिकार जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बनाया गया, तो उसके बाद अब बाकी जजेस का भी किला कमा करने के लिए एक इजलास तलब कर लिया गया है। उसमें क्या होगा, क्या मुमकिनात हैं, इससे मुतालिक गुफ्तगू करते हैं और आखिर में ये बात करेंगे कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया ही के स्टार्स जो पाकिस्तान में मकबूल हैं, उनको एक के बाद एक करके लॉन्च किया जा रहा है और उनका ताल्लुक बाकायदा तौर पर किस तरह से मौजूदा रजीम के एक प्लान के साथ है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर था। 3 दिन गुज़रे, सुहेल आफरीदी ने अपना दौरा मुकम्मल किया। दौरा मुकम्मल होने के बाद जो है वो सुहेल आफरीदी वापस लौटे और इस दौरान आप ये मेरी नज़र में ये दौरा एक कामयाब दौरा था और उसके पीछे वजह ये है कि कामयाब दौरे सिर्फ ये नहीं होते कि सुहेल आफरीदी आते और आगे स्टेज सजा होता और लाखों लोग निकले होते और वो उनसे गुफ्तगू करते और अपनी स्ट्रीट पावर दिखाते। पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा जो कार्रवाइयाँ हुई कारकुनान के खिलाफ, जहाँ सबसे ज़्यादा लीडरशिप जो है वो पकड़ी गई है, पंजाब की जेलों ही में इमरान खान भी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी हैं, मियां महमूदुर रशीद भी हैं, उसके अलावा उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी किसी मुकदमे के बगैर जेल में हैं। तो ये तमाम तर लोग जो कि इतने अरसे से जेलें काट रहे हैं, जहाँ पर मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं, जहाँ पर 9 मई के जो है वो कैदी हैं। तो पिछले 3 जो है वो सालों के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसका मरकज़ पंजाब रहा है। पंजाब में लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, औरतों के सरों से चादरें छीनी गई, उनको तशद्दुद का बराह रास्त निशाना बनाया गया, किसी भी किस्म की रवायात जो भी हमारे यहाँ राइज थी, उनको मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। तो उसके बाद ये कहना कि पंजाब के अंदर लोग अचानक से निकल आएँगे और लोगों का निकलना कामयाबी होगी, ये जो है वो इस वक़्त इस हद तक तो दुरुस्त है कि लोग इस जबर के मौसम में किस तरह से और कैसे निकल रहे हैं। लेकिन जलसे करने की डेफ़िनिटली वहाँ पर इजाज़त नहीं है और जलसे करने की इजाज़त वहाँ पर हो भी कैसे सकती है कि जो पंजाब के अंदर की सूरत-ए-हाल है, वो कुछ इस तरह से है कि पंजाब में जब सुहेल आफरीदी वहाँ पर पहुँचे, तो पंजाब के अंदर बाकायदा तौर पर ऑलरेडी कदगनें लगा दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी ने मिसाल के तौर पर जैसे सहाफ़ियों से मुलाकात की और उनकी अभी तक एक ख़ासा ये रहा है कि वो सहाफ़ी ये चूज़ नहीं करते कि वो प्रो पीटीआई सहाफ़ी हो और वो पीटीआई के हक़ में बोलने वाला है या नहीं। जब वो सहाफ़ियों से मुलाकात की फ़हरिस्त तरतीब देते हैं, तो उसमें उनके बदतरीन नाक़िदीन भी मौजूद होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह था, उनके ऊपर सख्त तनकीद करने वाले सहाफ़ी भी मुलाकात के अंदर थे। सख्त सवालात भी हुए, मंसूर अली खान ने सवाल किया, इसार राना ने सवाल किया, सैयद मुज़म्मिल अली शाह ने सवाल किया और वो सख्त सवालात थे जिनमें खैबर पख्तूनख्वा की सूरत-ए-हाल के हवाले से था। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो डेवलपमेंट ना होने से मुतालिक था। मंसूर अली खान ने पूछा कि जी लाहौर में आकर आपने क्या देखा, क्या सीखा? उसके अलावा इसार राना ने उनसे सवाल किया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात में ना सिर्फ़ उन्होंने ये बताया कि लाहौर में आके जो उन्होंने जो है वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ कहा कि पंजाब हुकूमत के पास 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 सड़कें, नंबर 2 लाइटें। उन्होंने कहा कि सड़कें जो हैं, वो तो मैं आया तो जगह-जगह से बंद थी, सुहेल आफरीदी ने कहा और कहा कि जो बत्तियाँ हैं, वो तो हुकूमत की वैसे ही गुल हुई पड़ी है क्योंकि ये जायज़ हुकूमत है नहीं। उसके अलावा जब उनसे ये भी सवाल हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लिटरेसी रेट क्या है, बच्चियों की तालीम के मुतालिक क्या है, तो सुहेल आफरीदी ने उसका भी जवाब दिया और बताया कि मर्ज अज़ला के बाद जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 2.5 मिलियन है, नहीं होने चाहिए, लेकिन हैं और हम उसके तदारुक के लिए मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात कर रहे हैं। उसके अलावा सुहेल आफरीदी हैं, उनके 3 दिन के इस दौरे के अंदर जगह-जगह कदगनें थी, पाबंदियाँ थी, सियासी कायदीन से मिलने की खुलेआम इजाज़त नहीं थी, कैंट में दाखिले की उनको इजाज़त ही नहीं दी गई। तो मैं ये समझती हूँ कि ये दौरा कामयाब इस हद तक ज़रूर था कि सुहेल आफरीदी को जलसा करने की इजाज़त तो नहीं हो सकती थी, जहाँ उनको जेल में मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, कैंट में एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई, ऐसे की फैमिली से मिलने की बाकायदा तौर पर इजाज़त नहीं दी गई, तो वहाँ पर जलसा भी वो नहीं कर सकते थे। सेकंडली इस जबर के मौसम में जहाँ-जहाँ सुहेल आफरीदी गए, जहाँ-जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान थे, उनको पता था वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उनको पता
कहा था कि उनको गिरफ्तार होने के बाद जमानतें भी नहीं मिलेंगी पंजाब के अंदर, जजेस हों चाहे पूरी की पूरी अदलिया है, वकला है, उसके अलावा जो पंजाब ही के अंदर हुकूमत है, पुलिस है, सब एक तरफ है, कोई उनकी दादरसी के लिए नहीं होगा। लेकिन फिर भी लोग निकले, जहाँ-जहाँ सोहेल आफरीदी गए, कम ही तादाद में लेकिन निकले, इस जबर में निकलना भी बड़ी बात है। तो बहरहाल अब सोहेल आफरीदी का ये दौरा जब मुकम्मल हुआ, तो इसके बाद सेफली हम इसको कामयाब दौरा कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद उन्होंने अपना मुस्तकबिल का लाए-अमल दिया। अब कैंट में उनको एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई, व्हिच इज़ वेरी क्लियर कि सोहेल आफरीदी की कैंट वालों से नहीं बनती। सेकेंडली, जो सोहेल आफरीदी का ये दौरा था, इसके दौरान बहुत सारी बदमज़गियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ प्लांटेड क्वेश्चन्स किए गए। उन प्लांटेड क्वेश्चन्स के अलावा कुछ ऐसा मिला नहीं इश्तियाल दिलाने के अलावा कि जिससे दौरे को मुतनाज़ा बनाया जाता। 3 रोज़ा दौरा था, मुकम्मल हुआ। मुकम्मल होने के बाद मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं, पंजाब के जो उनके वुज़रा हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी दौरा नाकाम हो गया, तो सोहेल आफरीदी तो 4 लोग नहीं निकाल सके। जितना जबर पंजाब के अंदर किया गया, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन जितना जबर पंजाब के अंदर किया गया, उसके दौरान किसी का निकल आना, ये इटसेल्फ एक कामयाबी होती है। और सोहेल आफरीदी ने पिछले 3 दिन में सोशल मीडिया के ऊपर किसी और टॉपिक को डिस्कस होने नहीं दिया। हर जगह वो डिस्कस हो रहे थे। आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ है पिछले 3 दिन में, वो हर जगह डिस्कस भी होता रहा, उसमें गुफ्तगू भी होती रही। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को भी चाहिए कि अब वो कुछ जो है वो इसी किस्म का जेस्चर दिखाएँ और कुछ हर जो है वो शोबे से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ियों को एक मर्तबा मदऊ करें, बराह रास्त उनसे सवालात लिए जाएँ, वहाँ पर भी वीडियोज़ बनाने की इजाज़त हो। हर शख्स अपने सवाल के साथ जवाब की वीडियो बनाकर पोस्ट करे, जैसे गुज़िश्ता रोज़ हुआ लाहौर में, और फिर वो जो उसका नतीजा निकलेगा, उस पर हम फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ तक हमने जो है वो सोहेल आफरीदी की इस हद तक तो बात कर ली, लेकिन सोहेल आफरीदी ने ऐलान ये किया है कि वो अगला पड़ाव अपना सिंध में डालेंगे, वो कराची जाएँगे। और अब कराची में सिचुएशन क्या हो सकती है? कराची में एक्चुअली होता ये है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है, हलीम आदिल शेख हैं, दीगर वहाँ पर लोग हैं, वो हर थोड़े दिनों के बाद एक रैली निकालते हैं, उनके ऊपर भी उसी किस्म का जबर ढाया जाता है, लेकिन फिर वो छूट भी जाते हैं। कराची की सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है, सिंध की सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 दिन से दावतें दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और अपने वालिद को बता रहे हैं कि वो मफ़ाहमत के बादशाह हैं और मफ़ाहमत के बादशाह ही जो है वो इस वक़्त सूरत-ए-हाल को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसे में सोहेल आफरीदी ने बिल्कुल जाना है। बिलावल भुट्टो का भी इम्तिहान हो जाएगा, पता लग जाएगा, रिजीम वहाँ पर भी यही है। अब वो किस तरह से इनको वेलकम करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं, ये हमने देखना होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायात जो है वो पता लग जाएँगी। अभी तक तो मुस्लिम लीग नून की रिवायात से हम ऑलरेडी वाकिफ़ थे, तो उन पर कोई हैरानगी किसी को होती नहीं है, हैरानी नहीं होती। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो दावे बहुत सारे करती है, तो देखना है कि वो किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हैं। और बहरहाल ये भी कि सोहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि उनका ये तमाम तर एहतजाज जो हैं, वो इनको मेज़ पर लाकर बिठाने के लिए, इनसे मुराद उनकी कभी भी हुकूमत होती नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट ही मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ज़ाहिर-सी बात है, हुकूमत के पीछे असल ताकत तो वही है। तो वो क्या मेज़ पर आकर बैठने को मजबूर होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ किसी भी किस्म का कोई ऐलान करती है एहतजाज वगैरह का, तो इस किस्म के मुज़ाकरात की जो है वो बातें होने शुरू हो जाती हैं। दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। जनवरी के वक़्त में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर जो एजेंडा है, ये जो है वो खबर सामने आ रही है और ये ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उसके अंदर जजेस के ट्रांसफर का मामला आ सकता है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल 200 को अमेंड किया गया और आर्टिकल 200 के अंदर अमेंडमेंट के बाद अगर किसी भी जज को उसकी हाई कोर्ट से ट्रांसफर करना होगा, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि वो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट लेड जेसीपी है, वो ये रिक्वेस्ट करेगी कि फलाँ जज को फलाँ जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। बहुत सारी कहानियाँ इससे मुतालिक पहले भी आई, कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक को उठाकर बलूचिस्तान भेजा जाएगा, जस्टिस समन रिफत को वापस कराची भेजा जाएगा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का जो है वो यहाँ से उनका खत्म किया जाएगा उनका टेन्योर, क्योंकि वो सीनियर जज होंगे, वो जिस भी हाई कोर्ट में गए तो इसलिए उनको और वो जहाँ जिस हाई कोर्ट में जाएंगे वहां पर वो जूनियर भी कंसिडर होंगे। अब ये पूरी अमेंडमेंट के साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान की सरबराही में बैठेगी जनवरी के वस्त में। ये भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ नए जजेस भी लाए जाएंगे, वफाकी आईनी अदालत के जजेस का तकर्रुर भी है, जो वो कि वो एक अलग मामला है, उसका प्रोसेस डिफरेंट है, लेकिन ये सब कुछ होना है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बैठ करके जजेस की ट्रांसफर डिस्कस हो सकती है और इसमें हमने ये भी देखना है
کہ अगर जो तरीक़ेकार लिखा गया है वो ये है कि अगर कोई जज अपने ट्रांसफ़र के फ़ैसले के बाद यानी सदर मुमलिकत को लिखेगी जुडिशल कमीशन, अगर कोई जज उससे इनकार करता है, जुडिशल कमीशन बुलाकर उस जज को सुनेगी, उस जज का मौक़िफ़ लिया जाएगा, दुरुस्त लगेगा तो ठीक है, उस जज को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। अगर जुडिशल कमीशन उस जज के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं होगी, गो के जो इस दौर में है, ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं होगी जब एक डिसाइड कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जज को उसके ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ेगा और वो रिटायर हो जाएगा। तो ये जो है वो इस वक़्त सिचुएशन है। इसके साथ ये भी खबर है कि जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो निशाना होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बाद जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जो है वो मेन जो है वो इस वक्त पे टारगेट हैं। और जस्टिस बाबर सत्तार अगर इस टाइम पे रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जो पेंशन या मराहत होंगे वो लेकर जाएंगे, लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ जो किया गया उसके बाद अब तक जजेस की खामोशी है। और जजेस जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार के पिछले 5 साल का जो टेन्योर है वो आकर के 22 दिसंबर को पूरा हुआ। अब 30 दिसंबर से उनकी जो मराहत होंगी या उनका 5 इयर्स के बाद जो उनकी पेंशन है वो मैच्योर हो जाएगी, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली जजेस के इस्तीफे भी आ सकते हैं। आखिर में सोशल मीडिया पर बात करेंगे। आज सुबह एक खबर सामने आई और वो ये थी कि रजब भट्ट जो कि एक बड़े मारूफ जो है वो यूट्यूबर हैं और वो व्लॉगर हैं और वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हरकतें कर कर जो है वो बार-बार मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। उनको कराची में अहाता अदालत में जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया वुकला की जानिब से और कहा गया कि उन्होंने वुकला को निशाना बनाया था, लिहाजा वुकला ने उनसे बदला लिया, उन पर तशद्दुद किया गया, वो ज़ख्मी भी हुए। मियां अली इशफाक जो कि वकील हैं रजब भट्ट के, वो उनके हमरा थे। जब मैंने ये वाकया देखा, गो कि हम इसके बारे में अमूमी तौर पर इस चैनल पर बात नहीं किया करते, मैं इसकी बात नंबर 1 तो इसलिए कर रही हूँ कि अहाता अदालत में ये हुआ और वुकला के ज़रिए पीटा गया रजब भट्ट को। सेकेंडली मैं इस बारे में इसलिए भी बात कर रही हूँ कि एक मंसूबा है जिसके हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये उसी की एक कड़ी लगता है। रजब भट्ट जो है वो उनको अचानक से बरतानिया से यहाँ लाया गया वापस। उन्हीं दिनों में डक्की जो हैं जो साद रहमान है, गालिबन साद समथिंग उनका नाम है, वो जो है वो अचानक से एनसीसीआईए के मुकदमे में उनकी ज़मानत होती है और वो भी निकल आते हैं और वो आकर एक बिग ब्रदर का ज़िक्र करते हैं, 1 घंटे का वो व्लॉग करते हैं और उसके अंदर वो अपने साथ हुई तमाम तर कहानी बयान करते हैं। और इससे पहले ही ये तय हो चुका था कि ये जो मौजूदा रिजीम है, ये समझती है कि जो एक्चुअली बयानिया है सोशल मीडिया के ऊपर बनना और अगली जो नस्ल आ रही है, जो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो इन व्लॉग्स को देखते, इनसे बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी सब कुछ सीखते हैं, उनको अगर हम ये बताएँगे कि जो रजब भट्ट हैं या साद साहब हैं जिनका नाम डक्की भाई है या फिर जो सिस्ट्रोलॉजी वाली खवातीन हैं या फिर दीगर यूट्यूबर्स हैं जो कि फैमिली व्लॉगिंग जैसा एक इंतहाई माज़रत के साथ मैं नासूर कहूँगी, वो लेकर के इस मुआशरे में आए हैं। उनको जो है वो लॉन्च करके उनके ज़रिए कुछ ऐसे सॉफ्ट मैसेजेस दिए जाएँ मौजूदा रेजीम के बारे में कि अगली जो जनरेशन है यानी जो मौजूदा जनरेशन है, मौजूदा यूथ है, वो तो टारगेट है सो है, उसको किसी भी तरह से टैकल कर लेंगे, उसे पाबंदियाँ लगा लेंगे, उनको नौकरियाँ नहीं देंगे, वो बात करेंगे, मुकदमे बना लेंगे, लेकिन जो अगली नस्ल आएगी उसको भी तो इस तरह टैकल नहीं करना ना, कई हज़ार लोगों को तो जेलों में नहीं डालना। तो उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये लोग इस्तेमाल हो सकते हैं और आज रजब भट्ट वाला वाकया गो के रजब भट्ट खुद भी इस तरह की हरकतें और स्टंट करते हैं, जिस तरह से वो अपनी अहलिया को ट्रीट करते हैं और जिस तरह की उनकी वीडियोज़ और कंट्रोवर्सीज़ वायरल होती हैं, तो उस सब से भी वो अपनी मकबूलियत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन आज वुकला के ज़रिए उनको पिटवाया गया। ये वुकला जो 26वीं तरमीम के बाद नहीं उठे, जो 27वीं तरमीम के बाद नहीं उठे, जो अपने वुकला बरादरी के ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम पर नहीं उठे, जो अपनी अदलिया के ख़त्म होने पर नहीं उठे, जो इस मुल्क के अंदर जो इस वक़्त के ताकतवर हल्के हैं, उनके शाना बशाना खड़े उनसे फ़ायदे ले रहे हैं, उनको अचानक रजब भट्ट की 4 बातें बुरी लग गई और उन्होंने रजब भट्ट को पीट डाला अहाता अदालत के अंदर। ये कहानी कुछ इस तरह से हज़म नहीं हो रही, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि जो एक कड़ी है, एक मंसूबा है कि ये जो नौजवान नस्ल है, जो टिकटॉक देखती है, जो यूट्यूब देखती है, जो सोशल मीडिया देखती है, उनको इन्हीं सोशल मीडिया स्टार्स के ज़रिए सॉफ्ट पावर को यूज़ करके उनके माइंड्स को जो है वो मैनिपुलेट करके दूसरी तरफ लगाना है और उनको बताना है कि इस वक़्त मुल्क के ऊपर जो राइज हुक्मरान हैं, वो कितने अज़ीम हैं, वो इतने अज़ीम हैं कि उनके बारे में मुस्तक़बिल में भी कभी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पब्लिसिटी स्टंट मुझे तो लगा, लेकिन उसके अलावा ये भी कि ये जो मंसूबा है और ये मैं कोट अनकोट एक जो है वो बात आपके सामने रखूँ, एक हाई ऑफ़िशियल ने बताई कि कहा जाता है जो इस मुल्क में सबसे ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से कि इस अवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है, इसके वोट की कोई वुक़्क़त नहीं है क्योंकि ये टिकटॉक देख के वोट देते हैं। तो ये जो है ये कहानियाँ हैं
اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر پورے کے پورے پلان سیٹ اپ دیے جاتے ہیں کہ آپ کا اور میرا دماغ تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ووٹ بھی میٹر نہیں کرتا، عوام کا بھی ووٹ میٹر نہیں کرتا، اور وہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، اور ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگوں کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی مینج کرنے کا پلان بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ صورتحال تھی، اس پر اپنا جو بھی موقف ہو میں غلط ہو سکتی ہوں، میرے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔